नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। जेडर की परीक्षा बहुत ही शीघ्र है, अब बहुत ही कम समय बचे हैं, यानी कि 6 को आपका हाई है। 1 से लेकर आपको 7 का पेपर है, 1 से लेकर 6 तक, यानी अब आज को मिला लेते हैं, सिर्फ 6 दिन बचे हैं। और 6 तारीख को भी आप बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ें हैं देखनी है आपको, जो टफ चीज़ें हैं, तो शाम तक देख लीजिए। उसके बाद सोने के बाद आप कॉपी को मत उठाइए और रिलैक्स होकर सोइए। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को सीटेट की परीक्षा में सफल करें, अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करें। इसी शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा चुनी होगी, उनमें आपको पता होगा बैक ईयर के पेपर आप लगाए होंगे। यदि नहीं लगाए हैं तो ज़रूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि उससे हमें बहुत लाभ होता है। तो बैक ईयर जो पेपर आपने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि आपका जो प्रश्न होता है वो 3 टाइप से होता है। एक होता है गद्य और उससे संबंधित प्रश्न, कुछ गद्य दिया रहता है, उससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। और रहता है कुछ पद्य दिया रहता है, कुछ क्या एक पद्य दिया रहेगा, उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। उसके बाद जो तीसरा टाइप होता है वो आपका होता है शिक्षण से संबंधित प्रश्न, यानी आपका जो जैसे कि संस्कृत पढ़ने अभ्यर्थी को पढ़ाना तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग या इसका प्रयोग, ये शिक्षण के प्रश्न होते हैं। ठीक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका व्याकरण, जो कि उसी गद्य और पद्य में आए हुए व्याकरण के प्रश्न होते हैं। वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? जो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए गए, जैसे बता दिया कि प्रयाग में गंगा जी बहती है ना, वहाँ और वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो इस तरीके से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया कि कहाँ पे गंगा नदी बह रही, प्रवाहित हो रही, कहाँ पे संगम है, तो आप प्रयाग बोल दिए। यानी कहने का मतलब है, बहुत इजली हम बता रहे हैं आपको कि कुछ प्रश्न होते हैं डायरेक्ट, जो उसी से आपको पढ़ने से ही लाइन आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन जो व्याकरण के प्रश्न होंगे, यदि आपको व्याकरण का नॉलेज होगा तभी आप उसको हल कर पाएंगे। और व्याकरण के भी प्रश्न बहुत टफ लेवल के नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। आज बहुत इजी प्रश्नों को ही रखा गया है। वर्ण का अर्थ है क्या है? अक्षर है। अगला प्रश्न, अच्छा इसमें थंबनेल में आपने देखा होगा फटाफट रिवीजन, तो आप जो है इसी हिसाब से देखिए, यहाँ वीडियो में भी आप लोगों को आएंगे। फिर फटाफट हम सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि थोड़ा समझाना चाहिए, वहाँ हम ऑप्शन की व्याख्या भी कर देंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न है, स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 भेद होते हैं, ये सभी को पता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। देखिए मैं भी अभी कन्फ्यूज हो रही, 2 भेद होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3, व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? तो व्यंजन को हम लोग हल भी कहते हैं। और यहीं पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वर को दूसरा क्या कहते हैं, तो अच कहते हैं। अच को क्या कहते हैं? स्वर। स्वर को क्या कहते हैं? अच। हल को क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, स्वर को और क्या कहते हैं? तो अच कहते हैं। अभी व्यंजन को देखा था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत एक आप लाइन याद कर लीजिए, कादेव माओ सामा। का से लेकर का आदेव, यानी का आदि में हो, और का से लेकर माओसान में हो, यानी का से लेकर के आ तक और माँ तक के जितने वर्ण होते हैं वो स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यानी वर्गीय व्यंजन जो होते हैं, जैसे का खगा गंगा चचा मा धना पाफा, यहाँ तक के जो व्यंजन होते हैं वो 25 वर्ण, वो सभी क्या होते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया? क्योंकि इनके उच्चारण मुख के किसी न किसी भाग से हमारी जीवा स्पर्श करती है। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि व्यंजन के कुल कितने भेद हैं? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि व्यंजन के कुल कितने भेद हैं? तो व्यंजन के भी कुल कितने भेद हैं? आपका प्रश्न संख्या 6 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 3 व्यंजन होते हैं, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना नहीं होती है? माहेश्वर जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना नहीं होती है। हम पढ़ रहे हैं, यही सब है, देखना पड़ेगा एग्जाम में, यही सब गड़बड़ियाँ होती हैं। बहुत ध्यान से पेपर को पढ़ना है। और देखिए हड़बड़ी में पढ़ोगे पेपर को, हम अभी भले ही प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं फटाफट, लेकिन जब आप प्रश्न हल करिएगा, वहाँ पर एग्जाम रूम में बैठिएगा, तो एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से 2 बार पढ़िएगा और ऑप्शन भी 2 बार पढ़िएगा, तब आप टिक लगाइएगा। क्योंकि कई बार हड़बड़ी में भी 1-2 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं।
चलिए, मैसर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना की गई है? तो 14 सूत्रों की गणना की गई है, सभी को पता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि ता का उच्चारण स्थान है ता। देखिए बोलिए, आपकी जीभ कहाँ टच कर रही है, बोल के एक बार देखिए ता। देखिए जिह्वा आपकी दांत पर टच कर रही है, इसका मतलब ये इसका उच्चारण क्या है? दंत है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए? अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए? ऐसे वर्ण, अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? वो वर्ण जिनके उच्चारण करने में वायु अंदर ही रहते हैं, जैसे 11 अलावा। देखिए आप वायु बाहर निकली, अंदर ही अंदर बोल रहे हैं। 11 अलावा बोलिए, आप बोल रहे हैं तो वायु बाहर आ रही है, लेकिन 11 अलावा बोलिए तो इसको बोलने में वायु अंदर की अंदर ही रह रही है, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। 11 यावा राला को हम लोग अंतस्थ कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या इसी कारण आते हैं, यदि कारण जान लो तो, क्योंकि अगर किसी चीज़ को डिटेल में जान लोगे आप तो फिर भूलेगा नहीं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आप सभी को पता है अच स्वरों को कहते हैं, और अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। तो देखिए यहाँ 9 स्वर आ गए, आई यू री ए औ, पूरा 9 वर्ण आते हैं। 3 3 4 3 का 9 वर्ण पूरे आते हैं। कितने संख्या पूछ ली जाए तो 9 वर्ण आती है। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दिए जा रहे प्रश्न से लाभ हो रहा है। यदि लाभ हो रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। ईश्वर आप सभी को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करें। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, थोड़ा अब स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे, और फिर मिलते हैं। नमः संस्कृत है, नमो नमः।